गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका हम लोग जो है फाइनल करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमने टॉपिक जो छोड़ा था उसको हम कंटिन्यू करने चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो हेडिंग डलवाया था, लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन, ब्रैकेट में लिखो Cl2 Br2 and I2, Cl2 Br2 and I2, Cl2 Br2 and I2। ठीक ठीक है। अब इधर देखो बेटा, इसको नोट करेंगे, चलो नोट कर लो। देखो बच्चों, क्लोरीन को बनाने के लिए सबसे बढ़िया एक ही मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैथोड और एनोड पर हम कैसे बताएंगे आपको कि कैसे क्लोरीन बना और कैसे नहीं बनता। सारी कंडीशन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताऊंगा, अभी तो आप याद रख लो। दूसरा मेथड देखो, डीकन्स प्रोसेस। डीकन्स प्रोसेस आपसे पूछा जाता है, डीकन्स प्रोसेस का यूज कहां करते हैं, तो आप लिखेंगे क्लोरीन बनाने के लिए। देखो Cl2 बना हुआ है। और दूसरा सवाल पूछता है डीकन्स प्रोसेस में आप कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, तो CuCl2 कैटलिस्ट यूज किया जाता है, अंडरलाइन करना बनता है, राइट। अगली बात देखो, अगर मैंने कहा कि प्योर क्लोरीन, तो प्योर क्लोरीन बनाने के लिए मेरे पास जो हैलाइड लेने हैं वो नोबल कंपाउंड के लेने हैं, नोबल मेटल के कंपाउंड लेने हैं। ठीक है, यानी नोबल मेटल के हैलाइड जो लेने हैं, प्योर मेटल के लिए आप लिख सकते हो। ठीक, लिखो। अच्छा, यहां एक चीज और, डीकन प्रोसेस में HCl और O2 का जो रेशियो होता है, जो लिया जाता है बच्चों, 4:1 खूब पूछा जाता है। ठीक, अब देखो, लिखो प्योर Cl2 के लिए जो हम यूज करेंगे, हैलाइड लेंगे, वो नोबल मेटल का लेंगे। लिखो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर Cl2, we use halide of pure noble metal, right, like platinum and gold। ठीक, लैब में हम बनाएंगे कैसे, ये आपका T1 टेम्परेचर पर है, PtCl2 बना, फिर उसके बाद ये डिकम्पोज होकर Cl2 बना लेगा। AuCl3 है, पहले AuCl बनेगा, डिकम्पोज होकर के A और Cl2 अलग कर देगा। अब लैब प्रोसेस में देखो, लैब प्रोसेस में MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे, खूब पूछा जाता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब जाकर के Cl2 का फॉर्मेशन होता है, ये लैब मेथड है, राइट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के रिएक्शंस आपके मॉड्यूल वगैरह में खुद दिया गया है, राइट। अब इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 की प्रेजेंस में होता क्या है, देखो इन सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। देखो Fe फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, SO3 टू SO4 में, SO2 H2SO4 में, I2 HiO3 में, Br Br2 में, I I2 में, राइट। ये रिएक्शन आपको याद करनी है। लिखा बेटा, लिखा बच्चों। अब देखो, ब्रोमीन को प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं हम, KBr की रिएक्शन MnO2 के साथ करेंगे तो हमारा जो है H2SO4 यानी एसिडिक मीडियम में Br2 का फॉर्मेशन होगा। आयोडीन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे समुद्र में, बड़े बड़े समुद्र में एक एल्गा होती है ना, हमारे बड़े बड़े समुद्र में एक एल्गा होती है जिसका नाम है लैमिनेरिया, सीवीड्स बोलते हैं इसको। तो लैमिनेरिया में आयोडीन से हम लोग, लैमिनेरिया से हम लोग आयोडीन निकालते हैं। तो ये आपसे चीजें पूछी जाती, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बनता है, स्यूडो हैलाइड एंड सूडो हैलोजन। लिखो,
स्यूडो हैलाइड एंड स्यूडो हैलोजन। ठीक बेटा, मेरी बात सुनो। अगर मैं कहता हूं कि मुझे हैलाइड चाहिए, ठीक है, तो हैलाइड हमको कौन कौन से मिलेंगे? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अगर मैं कहता हूं हैलोजन, ठीक है, तो हैलोजन मेरे क्या चाहिए? F2, Cl2, Br2 और I2, ये हमारे हैलोजन हो गए। अगर मैं कहता हूं स्यूडो हैलाइड, क्या? स्यूडो हैलाइड, तो मैं कह सकता हूं Cn माइनस या N3 माइनस एजाइडाइन या SCN माइनस, राइट। अगर मैं कहता हूं सूडो हैलोजन, सूडो हैलोजन, सूडो का मतलब फॉल्स, राइट, तो सूडो हैलोजन का मतलब क्या हो जाएगा? Cn का होल ट्वाइस साइनोजन, SCN का होल ट्वाइस, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन निकल करके आई, नोट करके। जो सवाल है कि RCO माइनस जो है नॉट सूडो हैलाइड, नॉट क्या? सूडो हैलाइड। तो बच्चों फंडा सीखो, फंडा सीखो। हैलाइड पर होता है -1 चार्ज, हैलोजन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसा स्पीसीज जिस पर माइनस चार्ज हो, ऐसा स्पीसीज जिस पर माइनस चार्ज हो और कम से कम एक नाइट्रोजन हो, ऐसा स्पीसीज जिसके पास माइनस चार्ज हो, एक माइनस चार्ज हो और कम से कम एक नाइट्रोजन रखता हो, ऐसे मेंबर्स को हम कहते हैं क्या? सूडो हैलाइड। क्या कहते हैं? सूडो हैलाइड। अब देखो, ऐसा स्पीसीज जो डाई एटॉमिक फॉर्म में हो और कम से कम एक हैलोजन, एक नाइट्रोजन रखता हो, उसे हम कहते हैं सूडो हैलोजन, राइट। अब मेरी बात सुनो, यहां एक निगेटिव तो है, यहां एक निगेटिव तो है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। यानी एक निगेटिव भी होना चाहिए और एक नाइट्रोजन भी कम से कम होना चाहिए। 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, राइट। पहले इतना नोट करो। लिखा बच्चों? लिखो, यूनी निगेटिव स्पीसीज, यूनी निगेटिव स्पीसीज एट लीस्ट वन नाइट्रोजन एटम, यूनी निगेटिव स्पीसीज having at least one nitrogen atom is known as pseudohalide, is known as pseudohalide. नेक्स्ट लाइन से लिखो, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल in which at least one nitrogen atom is present, in which at least one nitrogen atom is present, they are known as pseudohalogen. Next, Cl minus, ब्रैकेट में लिखो साइनाइड आयन माइनस, is the best pseudohalide having complex formation tendency, as well as reducing properties, नेक्स्ट पेज पर लिखो 18th ग्रुप, लिखा बच्चों? तो 18 ग्रुप में उधर मैंने लिखा हुआ है बच्चों, 18 ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, 18 ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा
क्या होगा, NH2 और NP6, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, इसके बाद मेंबर्स कौन कौन से होंगे, मेंबर्स कौन कौन से होंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, राइट। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है और रेडॉन क्या होता है, यह होता है रेडियो एक्टिव गैस। क्या होता है, रेडियो एक्टिव गैस। लिखा बच्चों। अब देखो, नियॉन का मतलब न्यू, ऑर्गन का मतलब लेजी, लेजी का मतलब सुस्त, जैसे तुम लोग पढ़े हुए हो, है ना। क्रिप्टन का मतलब हिडन, छुपा हुआ, इसकी प्रॉपर्टी छुपी हुई है। स्ट्रेंजर, ज़ीनॉन का मतलब स्ट्रेंजर। थोड़ा सोचने की बात है, सोचने की बात है। पहले ये हुआ कि इनर्ट गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखने के बाद, रखता ही है, कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है, कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता। इज दैट क्लियर? मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपाउंड का फॉर्मेशन कभी नहीं करता है, ठीक है। अब क्या है कि ज़ीनॉन ने पहला जो है नोबल गैस कंपाउंड फॉर्मेशन किया, और उसका जो ये जो साइंटिस्ट थे वो थे नील बार्टलेट। तो नील बार्टलेट साहब ने पहला इनर्ट गैस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, बोर्ड पर लिखा हुआ Xe प्लस PtF6 माइनस। पहला जो इनर्ट गैस का कंपाउंड जो चमत्कार हुआ, ज़ीनॉन की वजह से हुआ, और जो है इसी वजह से इसके लिए हमने स्ट्रेंजर वर्ड यूज किया। अब हम समझते हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चमत्कार हुआ कैसे, या नील बार्टलेट साहब ने सोचा क्या। बेटा, नील बार्टलेट साहब की जो थिंकिंग थी क्या थी, पहले देखो। अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट चलने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अगर मैं लेफ्ट से राइट चल रहा हूं तो आईपी जो है हमारा इंक्रीज करता है। आईपी हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे चलने पर आईपी हमारा डिक्रीज करता है। इज दैट क्लियर? आईपी हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऊपर सबसे किनारे हमारा पड़ेगा 18 ग्रुप, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हीलियम हो गया, इसके बाद नियॉन हो गया, फिर ऑर्गन हो गया, इसके बाद क्रिप्टन हो गया, इसके बाद ज़ीनॉन हो गया। रेडॉन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रेडियो एक्टिव है। अगर मैं इन सभी में देखूं तो इसके पास क्या हो गया कि मिनिमम आईपी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ साहब। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी। अगर मैं ये कह देता हूं कि 15 ग्रुप रखा हुआ है और 16 ग्रुप रखा है, तो मैं ये जानता हूं कि 15 ग्रुप का आईपी जो होता है, 15 ग्रुप का आईपी 16 से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। यहां क्या देखने को मिलता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब देखो, इसका मतलब इसका आईपी इनसे क्या है, इनका आईपी कम है, लो है। क्या है? लो है। लॉजिक समझना। इन्होंने कहा कि पहला जो कंपाउंड बना तो Xe और इसके बाद PtF6 और ये माइनस O बना हुआ है। इसके बाद रिसर्च हुआ तो बना O2 प्लस Pt और F6 माइनस ये भी है। इसके बाद अगर मैं कहता हूं N2 प्लस Pt और F6 तो आप कहेंगे साहब ये बनेगा नहीं, ये बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब सवाल है क्यों नहीं बनेगा? जब ऑक्सीजन ने बना दिया, नाइट्रोजन ने बना, और ज़ीनॉन ने बना दिया, तो इसने क्यों नहीं बनाया? बच्चों एक बात सुनना, अब यहां पर 16 ग्रुप का आईपी कम है और यहां ज़ीनॉन की भी आईपी कम है। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं तो दोनों की आईपी लगभग बराबर है। तो ज़ीनॉन अगर कंपाउंड बना सकता है तो ऑक्सीजन भी बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा है। आईपी क्या हो, ज्यादा है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये दोनों हमारे पॉसिबल है। तो अगर नील बार्टलेट साहब ने कारनामा किया, पहला ज़ीनॉन का बनाया, तो दूसरा जो बना था वो ये था, ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड था, पहला ये बना, दूसरा ये बना। तो आपसे आपकी एनसीईआरटी में पहला तो दे रखा है, दूसरा मैं लिखवा दे रहा हूं, तीसरा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और रीजन आप लिख सकते हो ड्यू टू हाई आईपी, लिखो।
लिखा बच्चों? अच्छा, अब देखो बच्चों, लिक्विफैक्शन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, चाहे मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लूं, चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लूं, चाहे लिक्विफैक्शन की बात कर लूं, तीनों प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा वैन वाल रेडियाई पर। और वैन वाल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। यानी कि अगर मैं इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन में कह देता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट और या बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी के सभी डिपेंड करेंगे वैन वाल रेडियाई पर, और वैन वाल रेडियाई डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पर। तो आप अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विफैक्शन, तो सबसे ज्यादा होगा ज़ीनॉन का और सबसे कम होगा हीलियम का। आप लिख सकते हो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मास, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मास। लिखा बच्चों? आगे देखो, क्लैथरेट्स की बात करते हैं। बच्चों, कोरोना के टाइम में आप लोग किसी फंक्शन को अटेंड नहीं किए हैं, चलो मैं एक फंक्शन की तैयारी करा रहा हूं, आपको एक फंक्शन में अटेंड करा रहा हूं। बच्चों मेरी बात समझना, इमेजिनेशन करो कि अगर आप किसी फैमिली में जा रहे हो, तो आपको उस फैमिली के सभी लोग आपको सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं। तो आप जब किसी फैमिली में जाते हो, दूसरी फैमिली में जाते हो, तो वहां पर क्या होता है कि उस फैमिली में जहां आप जा रहे हो, तो वहां के लोग पहले आपके सराउंड में आपके पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर छोटे बच्चों से बात करते हैं। तो पेरेंट्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो घेरा हुआ कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, अगर ऐसी टेंडेंसी हमको देखने को मिलती इनर्ट गैस में, तो उसको बोलते हैं क्लैथरेट्स। तो क्लैथरेट्स का जो दूसरा नाम हुआ होस्ट गैस कंपाउंड, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? होस्ट गैस कंपाउंड। तो इसका जो दूसरा नाम हुआ होस्ट गैस कंपाउंड भी हुआ क्लैथरेट्स का। अब देखो खास बात क्या है, जब हम दूसरी फैमिली में जा रहे होते हैं, जो छोटे छोटे भाई बहन हमारे, उनको कोई नहीं पूछता है, बिल्कुल सही बात है, कोई पूछेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से होस्ट गैस कंपाउंड में भी जो छोटा साइज है हीलियम और नियॉन, तो हम ये भी कह सकते हैं हीलियम और नियॉन क्लैथरेट का फॉर्मेशन नहीं करते। तो लिखो क्लैथरेट्स आल्सो नोन एज होस्ट गैस कंपाउंड। नेक्स्ट लाइन से लिखो इन क्लैथरेट्स organic alcohol surrounds inert gases, then a cyclic compound is formed, right? Next point लिखो helium and neon not forms clathrates due to small size. Next point लिखो बेटा, clathrates contain van der Waals force of attraction, right? अब है XeF2, ठीक है। XeF2 ये आपका Xe हो गया, ये आपका फ्लोरीन हो गया। आप केमिकल बॉन्डिंग खूब अच्छे से जानते हो। ये बेटा क्यों, ये है ना, तो 3 आपका लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d नोट करो, और ये कैरेक्टर नोट करो बच्चों, रिएक्शन नोट करो। लिखा बच्चों? अब XeF4 देखो बच्चों, XeF4 देखो, ये हमारा हो गया XeF4, दिख रहा है। ये हमारा 2 लोन पेयर, यानी कि 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2 और स्क्वायर प्लेनर,
क्यों बेटा? स्क्वायर प्लेनर प्रॉपर्टी ये लिखो। इनकी जो एक खास प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस की, मैं आपको लिखा चुका हूं। लिखा बेटा? अब इसके बाद XCF6 में आ जाओ। XCF6 में आ जाओ। ये हमारा XC हो जाएगा और बच्चों ये आपका F, ये आपका F, ये आपका F, ये F है ना। ये हो गया हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d3 क्यों? और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, लिखो। लिखा? लिखा बच्चों? अब देखो इधर, XeF6 की रिएक्शन SiO2 के साथ करेंगे तो XeOF4 बनेगा। क्या बनेगा? F4 बनेगा। अगर यहां पर m बराबर आप ले रहे हो सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके का फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ले रहे हो, तो यहां पर ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा, जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड। दिख रहा है आपको? ये आयनिक कंपाउंड बनाएगा। m प्लस XeF7 माइनस m प्लस XeF7 माइनस। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिनॉन बनेगा, अमोनियम फ्लोराइड बनाएगा, NH4 6NH4F। मैं रिएक्शन बोल दे रहा हूं, XeF6 प्लस 8NH3 एरो Xe जिनॉन प्लस 6NH4F अमोनियम फ्लोराइड प्लस N2। ठीक, नोट करके लिखेंगे। हीलियम और ऑक्सीजन का यूज जो होता है सी डाइवर्स करते हैं। समुद्र में जो लोग जाते हैं तो उनके जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो हीलियम और ऑक्सीजन की मिक्सचर होता है, जो कि बहुत हल्का होता है। ऑक्सीजन से भी हल्का इसका वेट हो जाता है। अब इसके बाद हीलियम की खास बात क्या है? आपने देखा होगा जो बैलून उड़ता है, जो बैलून उसके अंदर चाहे एरोप्लेन टायर है उसके अंदर जो है हम हीलियम गैस का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है नॉन इनफ्लेमेबल इन नेचर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका यूज या तो हम किस में करते हैं? बैलून में करते हैं, और एरोप्लेन टायर उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन इनफ्लेमेबल इन नेचर होता है। नोट करो बेटा। अच्छा भाई बच्चों, आज जो हमारे टॉपिक खत्म हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने 15, 16, 17 और 18 ग्रुप में डिस्कस किया, और जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट थी, जितना आपसे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, मैंने कोई पॉइंट स्किप नहीं किया है। सब कुछ बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े वीडियो लेक्चर्स जितने भी बन गए वो मैंने नहीं गिना है कितने बन गए, लेकिन बहुत ही ईमानदारी के साथ सारे टॉपिक्स को क्लियर किए गए। बोर्ड पर लिखने का पर्पज मेरा पहले ही था कि 30 मिनट में अगर मैं 30 मिनट में बोर्ड पर पहले अगर आपके सामने लिखूंगा तो मेरा लिखने में ही समय खत्म हो जाएगा। तो बोर्ड पर रिएक्शन लिखने का मेरा एक ही टारगेट था कि आप 30 मिनट के वीडियो लेक्चर्स में कम से कम 1.5 घंटे का एंजॉय करें। ठीक है, तो उसमें मैंने समय बचाने के लिए काफी रिएक्शंस पहले बोर्ड पर लिख दिया, ताकि आपका समय बचे, आपको प्रॉपर एक नोट्स मिल जाए। नोट्स में कहीं भी मैंने कोई कटिंग नहीं की है। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे इंजीनियरिंग का हो। अगली बात बच्चों, 28 जून से मैं एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में हूं। तो काफी बच्चों के काफी क्वेश्चंस मेरे सामने आए, उसका फीस क्या होगा? फीस कुछ नहीं होगा, आपका सिलेक्शन ही मेरा फीस है। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो इसका मतलब आपने मेरी फीस नहीं दी, बिना फीस दिए के भाग गए, मुंह छुपा के भाग गए। तो आपका सिलेक्शन ही मेरी फीस है। मैं वेट करूंगा अपने फीस की, मैं आपसे अपने फीस की वेट करूंगा कि आप मुझे अपना फीस कब दे रहे हो। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन ही मेरी फीस है, उसकी कोई में कॉस्ट नहीं है। ठीक है, ये हर संडे को
हर संडे को जैसे जैसे आपके जो भी टेस्ट में आपने ज्वाइन कर रखा है, जिस भी टेस्ट को ज्वाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये आपको कराया जाएगा। एक प्री रिहर्सल टाइप का टेस्ट होगा। तो इसमें हम जो है जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट में बैठने से पहले एक मेरा टेस्ट दे दीजिए। उससे आपके सब्जेक्ट क्या होगा, अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ आप टेस्ट देंगे। पिछले साल क्या हुआ, आपने कुछ भी दिया, कुछ पढ़ रहे हो कुछ नहीं पढ़ रहे हो, समथिंग करके देते चले गए। लेकिन इस साल जो है आप मेंस का पेपर देंगे और बहुत ही ईमानदारी के साथ जो मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेंस का मेरा टारगेट होगा, नीट का मेरा टारगेट होगा, एम्स का मेरा टारगेट होगा। तो जो भी पेपर बनेगा, मेडिकल का पेपर अलग होगा, इंजीनियरिंग का पेपर अलग होगा, इंजीनियरिंग का अलग जाएगा, मेडिकल का अलग जाएगा, उनके अलग अलग टेस्ट भी होंगे। अगर एक दो चैप्टर दोनों के बराबर आते हैं, मान लिया कोई एक चैप्टर आ गया, मान लिया XYZ एक चैप्टर है, XYZ एक चैप्टर है, X मान लिया उसमें कॉमन है, तो X जो है कॉमन रहेगा, YZ अलग अलग है तो अलग अलग जाएगा। तो आपको जो है एक टेस्ट से पहले एक प्री रिहर्सल करना है ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारा काफी बूस्ट अप हो। यहीं से हम पहले ही टेस्ट से हावी होना शुरू करेंगे और लास्ट तक अपने मोमेंटम को, अपने फायर को मेंटेन रखेंगे ताकि हमको बढ़िया रिजल्ट मिले। एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बच्चों, आपके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप लोग एग्जाम दे रहे हो, अपना टेस्ट दे रहे हो, तो बहुत ही ईमानदारी के साथ टेस्ट दें। उसमें कुछ भी चीटिंग ना करें। चीटिंग करके किसको धोखा देंगे? मुझको धोखा देंगे, पेरेंट्स को धोखा देंगे, लेकिन एग्जामिनर को धोखा नहीं दे पाएंगे। आप फंस जाएंगे, रिजल्ट में फंस जाएंगे, वहां पर आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ईमानदारी से दीजिए और आपके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है प्रॉपर उसमें बैठें आपके सामने, ताकि आप में एक एग्जामिनर की भी वहां फीलिंग आनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात बच्चों क्या है कि ऐसा नहीं कि मैंने आज टेस्ट दे दिया, संडे को टेस्ट दे दिया, या जैसे 12th के बच्चों का टेस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, हो सकता है मैंने 28 को दे दिया, हो सकता है फिर मैंने 30 तारीख को दे दिया, 1 तारीख को दे दिया, 2 तारीख को दे दिया। तो इस तरीके से मेरा प्लान होगा। उससे पहले भी मैं शुरू करने की तैयारी सोच रहा हूं। मैं आपका जो 12th स्टैंडर्ड का जो टेस्ट पेपर है, मैं कोशिश करूंगा कि 22 से मैं शुरू कर दूं ताकि एक अच्छा खासा मैं टेस्ट करा पाऊं आपका। ठीक है, तो पहले मैं आपका टेस्ट वही दूंगा जो 11th में आपने पढ़ा होगा। तो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक कागज का चित्रा आपको दे दिया और आपने ABCD पर टिक मार करके मुंह बांध कर बैठ गए। टेस्ट का ये मतलब नहीं होता। टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम मैंने दिया हुआ है, आप उसमें टेस्ट दीजिए और 4 घंटे के अंदर आप मुझे रिवर्स करिए कि ये मेरा आंसर की है। मेरा 4 घंटे में आपको टारगेट दे रहा हूं, इत्मीनान से करिएगा। 4 घंटे में टारगेट दे रहा हूं, आराम से मेरे पास व्हाट्सएप करिए। 4 घंटे के बाद जब भी मैं पेपर सेंड करूंगा, पहली मैसेज रहेगा कि मेरे इतने बजे पेपर सेंड करने वाला हूं। बच्चों 4 घंटे के बाद जो पेपर भेजेगा, सॉल्यूशन भेजेगा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इन एनी कोई भी कंडीशन में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा और उसको मैं पॉजिटिव नहीं लूंगा। ऐसे बच्चे को मैं पॉजिटिव नहीं लूंगा, ऐसे को मेरे को रिक्वायरमेंट भी नहीं है। 2 बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े और मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक, एक बात। तो इस टेस्ट की कोई फीस नहीं है, आपके मोबाइल पर रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बच्चों, इस टेस्ट पेपर को कलेक्ट करते चलना। जितने भी मैं टेस्ट कराऊंगा, इनके क्वेश्चंस को किसी गाइड से नहीं है, ये किसी गाइड या बुक से मैंने नहीं छापे हैं, ये मैंने नेट से और कई जगह से मैंने कलेक्ट किया है जो किताबों में अवेलेबल नहीं है। तो उसमें जो है आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होगा। जैसे ही हम सिलेबस को बाइंड अप कर रहे